नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में। हो सकता है इसके 2 या 3 पार्ट्स बन जाएँ, ठीक है? तो अगर आपने यहाँ तक आ गए हैं, देखे ही हैं, तो इससे पहले मैंने जो योजनाएँ करवाई थीं, हालाँकि जिसमें एक तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो था अभियान था, ठीक है? उसको करवाया था। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान करवाया था। इसके अलावा जो ये योजना थी ग्रामीण पेयजल योजना, ये भी मैंने करवा रखी है, ठीक है? तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो देखें जाके। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में। हालांकि ये सीधा सीधा चौथे नंबर पॉइंट आपके सिलेबस में दे रखा था योजनाओं में। ग्रामीण में या स्वास्थ्य योजनाएं चलती हैं, वो तो डिटेल में आपको पढ़नी है, चाहे वो फिर वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार द्वारा, दोनों आपको पढ़नी है, ठीक है? उसी संदर्भ में हो सकता है आज की वीडियो में मैं सिर्फ केंद्र सरकार की ही योजनाएं पढ़ाऊं, या हो सकता है कि केंद्र सरकार में भी ये पहला ही पार्ट हो, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें अंत तक हमारे साथ में, ठीक है? बात करते हैं भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही देश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल के लिए अपेक्षित है। सिंपल सी बात है। चाहे कोई भी देश हो, वो यही चाहेगा कि उसके देश के लोग, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और मतलब बेहतर रहें, कुल मिला के, ठीक? भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.1% रहा है, ठीक है? और आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कहा गया है कि बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता की दृष्टि से 189 कंट्रीज में भारत का जो स्थान है वो लगभग कह सकते हैं कि नीचे से 10वां है, ठीक है? मतलब टोटल 189 नवासी हुए ना, 89 90 89 80, हाँ, 189 देशों में 179वें स्थान पे, मतलब कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाले देश हैं उनमें भारत का जो स्थान है वो 189वां है, ठीक है? हालांकि ये जो भी सिनेरियो रहे हैं वो 2020-21 के बजट के रहे हैं, 2020-21 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये सारे सिनेरियो बताए गए हैं। बाकी जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय का, जैसे कि अगर अभी आपका एग्जाम हो जाता है 2024 में, तो अभी फिलहाल 2023-24 की समीक्षा रिपोर्ट आई होगी और 24 का बजट आया होगा, तो उसमें आप देखेंगे 24 के जो बजट है उसमें कितना परसेंटेज दे रखा है, और 2023-24 की जो समीक्षा आई है, या कह सकते हैं कि जो आर्थिक समीक्षा आई है उसके अनुसार, मतलब कि पूरी दुनिया में जो कंट्रीज हैं उनमें भारत का स्थान कौन सा है, वो उस समय आप देख के जाइएगा, ठीक? अगर बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की, तो ये बेसिकली 2017 का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक बढ़ाना है, ठीक है? हालांकि 2020-21 में ये 2.1% रहा था, लेकिन 2025 तक इसको 2.5% तक लेके पहुंचाना है, ठीक है? भारत में स्वास्थ्य सेवा के भौतिक बुनियादी ढांचे और चिकित्सीय सेवा प्रदान करने वाले भारत मानव संसाधन के में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें भारत में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण बेसिकली 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आ जाता है प्राथमिक, दूसरा माध्यमिक और तीसरा तृतीयक, ठीक है? जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आप स्वास्थ्य सेवाएं देखें या स्वास्थ्य की जो कह सकते हैं कि एक तरीके हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो पहले नंबर पे ग्राम स्तर पर हो जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है? ये आपके हर गांव में कोई ना कोई एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, ठीक है? इसके बाद में आ जाता है माध्यमिक, जो कि जिला स्तर पे होता है। आप सभी के जिले में एक कह सकते हैं कि एक सरकारी हॉस्पिटल होता है जो कि मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ना बड़े लेवल का रहता है। और उसके बाद में तृतीय क्षेत्र आ जाता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे कि एम्स है, या सबसे बड़े जो सरकारी हॉस्पिटल रहते हैं, इस कह सकते हैं कि कंट्री के लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे रहते हैं, ठीक है? तो जिसकी एम्स है, एम्स का पूरा नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करके है, तो वो ऑल इंडिया का है। वहीं अगर जिला अस्पताल की बात करें तो वो सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा होगा। और अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो ये बेसिकली लगभग हर ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता ही है, ठीक है? तो कुल मिला के भारत में स्वास्थ्य देखभाल के वर्गीकरण के आधार पर कह सकते हैं इनकी 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र तथा एम्स जैसे विशेष हॉस्पिटल। ग्रामीण देख क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाने वाली आबादी और वहां प्रदत्त सेवाओं के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तृतीय श्रेणियां हैं, ठीक है? मतलब कुल मिला के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें एक उपकेंद्र होता है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता है, और तीसरा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहता है, ठीक है? अगर आप कहीं किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता था, एक उपकेंद्र होता है। ये उपकेंद्र तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि हर गांव में एक होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेसिकली हर ग्राम पंचायत में एक होता है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कह सकते हैं कि हर क्षेत्र पंचायत में एक होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो बात करते हैं भारतीय स्वास्थ्य जो देखभाल प्रणाली है उसके बारे में। तो पहला आ जाता है सार्वजनिक, जो कि सरकारी होता है, दूसरा निजी। तो निजी वाले तो प्राइवेट होते ही हैं, उसको तो आप छोड़ ही दें। अब चूंकि हम बात करने वाले हैं सरकारी के, तो सार्वजनिक वाले में पहला एक आ जाता है राज्य स्तर पे, जिनको एक तरीके से कह सकते हैं कि राज्य सरकार बनाती है और उनको उनका देखभाल करती है। दूसरी आ जाती है केंद्र सरकार या केंद्रीय जो होते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य प्रणाली में बेसिकली दो पार्ट हो गए, सार्वजनिक और या कह सकते हैं कि प्राइवेट और पब्लिकली। तो पब्लिक वाले जो होते हैं वो सरकार के द्वारा प्रायोजित होते हैं। और सरकार में भी दो तरीके की सरकार है, एक राज्य सरकार तथा एक केंद्र सरकार। तो राज्य स्तर पे आ जाएंगे आपके जो राज्य सरकार जिनको मनोनीत करेगी, जिनको संचालित करेगी, वो केंद्र सरकार वाले जिनको केंद्र सरकार मनोनीत या संचालित करेगी। ठीक है, और प्राइवेट वाले तो वो प्राइवेट होते ही हैं। तो राज्य स्तर पे बात करते हैं अगर, तो राज्य स्तर में पहले केंद्रीय स्तर वाले निपटा लेते हैं, क्योंकि राज्य स्तर के तो हम लोग को पढ़ना ही है। तो केंद्रीय स्तर पर देखिए, पहली तो बात आ जाती है स्वास्थ्य योजनाएं, जो कि केंद्र में जो भी सरकार रहती है वो स्वास्थ्य योजनाएं चलाती है। ठीक है, जैसे कि अभी आपका आयुष्मान भारत स्कीम चली थी, तो वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रायोजित स्कीम थी। ठीक है, तो जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं चलती हैं वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। हालांकि राज्य सरकार भी चलाती है, वो अपने स्तर पे चलाती है, पर केंद्र सरकार अगर जो चलाएगी वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगी, सिंपल सी बात है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल जो कि केंद्र द्वारा द्वारा प्रायोजित होते हैं, केंद्र द्वारा संचालित होते हैं, केंद्र द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक, फिर आ जाता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र, जो कि राष्ट्रीय है। हालांकि ये प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर भी में भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि केंद्र स्तर तक के हैं। ठीक है, इसके बाद में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध, होम्योपैथी, यानी कि जो कि आयुष्मान भारत के तहत जो भी कह सकते हैं कि एक तरीके से जो हॉस्पिटल वगैरह खोले गए हैं जो कि आयुर्वेद से संबंधित है, तो उनको भी बेसिकली केंद्र सरकार द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो कुल मिला के केंद्रीय स्तर पे स्वास्थ्य योजनाएं होती हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं जो कि केंद्रीय लेवल पे रहते हैं, तथा स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं जो कि राष्ट्रीय लेवल पे रहते हैं। इसके अलावा आयुष हॉस्पिटल जो होते हैं वो भी केंद्र स्तर पे रहते हैं। हम बात करने वाले हैं राज्य स्तर पे। तो राज्य स्तर पे बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर कोई राज्य है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक गांव में एक शहर में, सिंपल सी बात है ना। तो अब बात करते हैं हम ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। तो गांव में गांव में आ जाते हैं सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उप सेवा केंद्र। ठीक है, इसके बारे में आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो में आपको बता देता हूँ। सेवा केंद्र होते हैं, इसको मान सकते हैं आप कि ये हर गांव में एक होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वो बेसिकली हर ग्राम पंचायत में एक होता है, तथा अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो ये बेसिकली आप मान सकते हैं कि हर ब्लॉक स्तर पर एक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर शहरी वाले में, या कह सकते हैं कि जो राज्य स्तर में जो शहर वाला पार्ट रहता है उसमें सबसे नीचे होता है तालुका हॉस्पिटल। ठीक है, इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज भी कहीं कहीं होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते। इसके अलावा जिला अस्पताल होता है। ठीक है, विशेष रोग अस्पताल होता है, मतलब जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जो स्पेसिफिक किसी एक बीमारी के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो विशेष रोग हॉस्पिटल तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यानी कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। तो इस तरीके से इनको राज्य राज्य स्तर पे ग्रामीण तथा शहरी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कोई एक जिला अस्पताल है, तो वो जो जिला अस्पताल है वो ग्रामीण सेवा के अंतर्गत आएगा या शहरी सेवा के अंतर्गत। तो सिंपल सी बात है, जिला अस्पताल है तो वो शहरी सेवा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य केंद्र, तो ये ग्रामीण सेवा के अंतर्गत आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को का प्रावधान करते समय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश थी। स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी भी देखी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों का कुल घनत्व 23 प्रति 10,000 की जनसंख्या पे, यानी कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो 10,000 की जनसंख्या को मात्र 23 जो स्वास्थ्य कर्मी है वो हैंडल कर रहे हैं, जो कि विश्व स्वास्थ्य या कह सकते हैं कि WHO का जो संगठन है, यानी कि जस्ट अ सेकंड, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो उसके द्वारा 2030 तक सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको प्राप्त करने के लिए प्रति 10,000 की जनसंख्या पे मिनिमम 44.5 स्वास्थ्य कर्मियों की तुलना में बहुत कम है। यानी कि WHO के अनुसार 10,000 की जनसंख्या पे मिनिमम 44.5 या 45 मान सकते हैं आप, या फिर 44 भी रखें तो भी, तो कुल मिला के 44.5 स्वास्थ्य कर्मियों का होना चाहिए 10,000 की जनसंख्या पे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में या कह सकते हैं कि
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं देश में जो 10,000 की जनसंख्या जनसंख्या पे मात्र 23 स्वास्थ्य कर्मी ही उपलब्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर। ठीक है, यानी कि डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर और प्रति 300 लोगों पर एक नर्स की आवश्यकता होती है। यानी कि 1,000 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर होना चाहिए और 10,000 की जनसंख्या पे 44 या 45 स्वास्थ्यकर्मी होने चाहिए। ठीक है, और 300 की जनसंख्या पे एक नर्स होनी चाहिए। लेकिन 2019 तक का अगर आपको आंकड़ा हम बताएं तो 2019 तक के आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 1511 लोगों पे एक डॉक्टर तथा 670 लोगों पर एक नर्स उपलब्ध है। यानी कि जहाँ 1,000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, वहीं भारत में 1511 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। और अगर नर्स की बात की जाए तो 300 लोगों पे एक नर्स होनी चाहिए थी, लेकिन भारत में 670 लोगों पे, यानी कि जैसे उसके डबल से भी ज्यादा 670 लोगों पे एक नर्स उपलब्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्ष्य कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, हालांकि यहाँ तक मैंने जो आपको बताया ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार मतलब 1,000 लोगों पर कितने डॉक्टर, या एक डॉक्टर कितने लोगों को देख सकता है। आपके ऑप्शन है 1,000 या 10,000, 5,000 या 4,000। तो आपको लगाना वहाँ पे 1,000 लोगों पे एक डॉक्टर रहेगा, और वहीं 300 लोगों पे एक नर्स की उपलब्धता होनी चाहिए। लेकिन भारत में लगभग 1511 लोगों पे एक डॉक्टर है, और अगर नर्स की बात करें तो लगभग 670 लोगों पे या 670 मरीजों पे एक नर्स उपलब्ध है। ठीक है, और अगर स्वास्थ्य कर्मियों के घनत्व की बात की जाए तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार लगभग 10,000 की जनसंख्या पे 45 पॉइंट या 44.5 स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता वैलिड है। लेकिन भारत में लगभग 10,000 की जनसंख्या पे मात्र 23 स्वास्थ्य कर्मी ही मौजूद है। आगे बात करने वाले हैं हम लक्ष्य कार्यक्रम के बारे में, जो कि कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के संदर्भ में एक कार्यक्रम था, जो कि 11 दिसंबर 2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, एक्चुअली ये एक योजना है लक्ष्य कार्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ से आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते हुए साथ के साथ चलिए। तो लक्ष्य कार्यक्रम 11 दिसंबर 2017 को शुरुआत हुई थी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो बेसिकली उद्देश्य था मात्र एवं नवजात अवस्था एवं तथा मृत्यु दर में कमी लाना। कुल मिला के जो मतलब कह सकते हैं कि जो नई डिलीवरी होती है बच्चों की, उन माओं की तथा उन बच्चों की जो कह सकते हैं अस्वस्थता के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें कमी लेके आना, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। प्रसूति के दौरान एवं उसके बाद की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानपूर्वक मातृत्व देखभाल की सुविधा प्रदान करना। यानी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसमें सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानपूर्ण मातृत्व देखभाल की सुविधा प्रदान करना लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य था। आया कब था? 11 दिसंबर 2017 को। ठीक है, इसका जो मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका मतलब कह सकते हैं कि टेक केयर करता है। ठीक है, कार्यक्रम के जो लाभार्थी, सिंपल सी बात है, इसमें कार्यक्रम के जो लाभार्थी प्रत्येक गर्भवती महिला एवं सार्वजनिक संस्थानों पे जन्म लेने वाले नवजात शिशु इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, विशेष बिंदु इसमें इसमें मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना, बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सुधार, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना। प्रसूति में महत्वपूर्ण देखभाल को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्तर पर समर्पित प्रसूति आईसीयू और जिला अस्पताल में प्रसूति एचडीयू लक्ष्य कार्यक्रम के तहत संचालित हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं एक दृष्टि में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो भारत सरकार की एक योजना है, इसको बेसिकली 2005 में लागू किया गया था। यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना यहाँ से अब बेसिकली मतलब लक्ष्य कार्यक्रम तो बेसिकली कह सकते हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, जो कि एक तरीके से पूरी तरीके से हर उसमें एक तरीके से मान सकते हैं आप कि ये लागू है। ठीक है, और इसके तहत तहत ये करना होता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की मतलब की देखभाल करनी होती है। 11 दिसंबर 2017 को लागू हुआ था महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, सॉरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका कह सकते हैं द्वारा ये चलाया जाता है। ठीक है, तो वो बेसिक हो गया। अब बात करते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं
तो सबसे पहली जो योजना थी, मान सकते हैं आप, हालांकि पहले इससे पहले भी कई योजनाएं चल रही थी, पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मतलब पूरे राष्ट्र के ग्रामीणों का जो स्वास्थ्य से संबंधित जो मिशन था, वो बेसिकली भारत सरकार द्वारा एक पहल की गई थी, जो कि अप्रैल 2005 में लागू की गई थी। जननी सुरक्षा योजना का संबंध सुरक्षित जच्चा बच्चा से, यानी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है ना कि जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना का जो उद्देश्य है वो, मतलब एक तरीके से जो जच्चा बच्चा के जच्चा एवं बच्चा से, यानी कि जो बच्चा मतलब बेबी होता है, उसकी भी सुरक्षा तथा उसके साथ साथ में उसकी माँ की सुरक्षा, ये जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य रहता है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। सिंपल सी बात, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है तो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पे में सुधार के लिए विशेष बल दिया ही जाएगा। विश्व के स्वास्थ्य बीमा के अन्य सफल मॉडलों की समीक्षा के बाद RSVY, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण सुरक्षा मिशन को डिजाइन किया गया। इसे 1 अप्रैल 2008 से आरंभ किया। विश्व में स्वास्थ्य बीमा के अन्य सफल मॉडलों की समीक्षा के बाद, ओके, ठीक है, और इसे 1 अप्रैल 2008 से लागू किया गया, कह सकते हैं आरंभ किया गया। देश के 93% संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना लागू हुई थी। और ये देश के लगभग 93% जो भी असंगठित क्षेत्र में कामगार जो लेबर है, उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि ये लागू की गई है। ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की, उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बेसिकली ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, ध्यान रखेंगे इस बात को, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने के हेतु प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना राष्ट्रीय है, स्वास्थ्य का बीमा कर रही है। ठीक है। और चूंकि स्वास्थ्य का बीमा करेगी तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ओके, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मतलब प्रदान की जाती है, और 1 अप्रैल 2008 से ये लागू हुई थी। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। तो ये बीपीएल कार्ड या उससे नीचे गरीबी जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 से हुई थी। ठीक है, यानी कि जो शुरुआत हो गई थी 2 अक्टूबर 2007 से हुई थी, लेकिन इसकी प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2008 है। ठीक। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहां पे बस यही पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये कब से लागू हुई थी, तो बेसिकली आपको बताना है कि ये 1 अप्रैल 2008 से ये लागू हुई थी। ठीक है। अब इसकी इसके मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पात्रताएं या फिर योग्यताएं कि आपको कब इसका मतलब लाभ मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कि असंगठित क्षेत्र के कामगार, यानी कि वो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं इस तरीके से, तो के कामगार जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल के होते हैं, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे उनके पास में, अगर कह सकते हैं कि वो एलिजिबिलिटी धारण करते हैं, तो उनके परिवार के सदस्य यानी 5 सदस्यों की परिवार इकाई को योजना के तहत लाभ मिलेगा। यानी कि उनके परिवार में मतलब कि अगर 5 सदस्य हैं तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा मिनिमम। ठीक है। अब बात करते हैं इससे लाभ, तो असंगठित क्षेत्र के कामगार तथा उसमें परिवार, उनके परिवार शामिल किए जाएंगे। सिंपल सी बात, असंगठित क्षेत्र के कामगार और उनके परिवार शामिल होंगे। यह योजना प्रत्येक श्रमिक तथा परिवार को 3,000 रुपए प्रति परिवार की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। सेवा प्रदायगी, तो नामांकन के समय अस्पतालों की एक सूची प्रदान की जाएगी। स्मार्ट कार्ड के साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी के पास अपनी इच्छा अनुसार सार्वजनिक और निजी अस्पताल जाने का विकल्प होगा। ठीक है। अस्पताल को 30,000 रुपए तक के इलाज के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सी बात से मतलब कि इसमें ये बोला गया कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो चाहे तो मतलब जो स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कुछ एक सरकारी तथा मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं। ठीक है। और उनकी सूची प्रदान की जाती है। तो अगर सपोज जैसे कि मैं हूँ, मैं बीपीएल कार्ड धारक हूँ तथा एक तरीके से मैं इस योजना का तहत एलिजिबल हूँ और मुझे इस योजना का लाभ लेना, तो मुझे एक तरीके से मान सकते हैं कि मुझे एक सूची प्रदान की जाएगी, लिस्ट प्रदान की जाएगी। उसमें हमारे क्षेत्र के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ में भी अगर भारत सरकार का टाई अप होगा, तो वो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड होंगे। तो अगर मैं चाहूंगा मेरे क्षेत्र में, जैसे कि मेदांता है,
मेदांता में अगर मेदांता उस योजना के तहत भारत सरकार के साथ में टाई अप कर चुका है, तो मेदांता में जाके भी मैं अपना इलाज करवा सकता हूँ और उसमें 30,000 रुपए तक के इलाज के लिए मुझे कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा मेदांता जैसे हॉस्पिटल में भी, ठीक है। और नकद रहित सेवा के मामले में रोगी को इलाज तथा अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कोई राशि व्यय नहीं करनी होगी। यह अस्पताल का दायित्व है कि वह बीमाकर्ता से इसका दावा करे, यानी कि जिस बीमाकर्ता, सिंपल सी बात, भारत सरकार इसका बीमा करेगी। तो ये बताया था ना कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसका बीमा करेगा, तो उससे वो पैसे लेगा हॉस्पिटल, न कि उस कह सकते हैं कि रोगी से, ठीक है। तो ये थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब से लागू हुई। 1 अप्रैल 2008 से लागू हुई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ये इसको चलाया जाता है। इसमें 30,000 तक की कह सकते हैं कि मतलब पैसा नहीं लिया जाएगा किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो उस लिस्ट के तहत, मतलब कि उस लिस्ट में होगा, और उसमें जाके कोई भी, और इसमें जो योग्यताएं रहती हैं, बीपीएल कार्ड होना चाहिए आपको, गरीबी रेखा के नीचे आपका जीवन यापन होना चाहिए, आपके परिवार में कह सकते हैं कि 5 यूनिट तक का एक परिवार माना जाता है इसके तहत, और उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। और यह योजना प्रत्येक श्रमिक तथा परिवार को 3,000 रुपए प्रति परिवार की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, ठीक है। क्लियर। अगली योजना आ जाती है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सिंपल सी बात है, सुरक्षित मातृत्व से ही आप सबको समझ में आ रहा होगा, प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री का नाम है तो केंद्र प्रायोजित योजना होगी। हालांकि मैं जितनी भी योजनाएं आपको अभी फिलहाल करवा रहा हूँ, सारी ही केंद्र प्रायोजित योजनाएं ही हैं, पर प्रधानमंत्री है तो केंद्र, सिंपल सी बात है। क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व, यानी कि माता की सुरक्षा से संबंधित ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका जो योजना का प्रारंभ हुआ था 2016 में हुआ था, ठीक है। इस अभियान के लक्ष्य एवं विशेषता का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई 2016 को मन की बात के नामक प्रोग्राम में किया था, ठीक है। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर माह की 9 तारीख को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं कि क्या इस तरह से इसकी जो विशेषताएं है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत देश के 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, यानी कि जब कोई लेडी वो प्रेग्नेंट होती है तो उससे पहले प्रत्येक महीने की 9 तारीख को कह सकते हैं कि एक तरीके से उसकी रिपोर्ट क्रिएट की जाती है, तो उसी के संदर्भ में इस योजना को बनाया गया है, ठीक है। और इस अभियान के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं, जांच और दवाओं सहित का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना को शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य चिकित्सकों विशेषज्ञों द्वारा दूसरी या तीसरी तिमाही की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच सुनिश्चित करना है। प्रसव पूर्ण जांच के दौरान देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का बेसिकली उद्देश्य जो माताएं होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनकी देखभाल करना प्रसव से पहले ही, ठीक है। और इसका एक तरीके से कह सकते हैं जिक्र जो हुआ था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 31 जुलाई 2016 को मन की बात में हुआ था, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 31 जुलाई 2016, ठीक है। और इसका उद्देश्य वही, मतलब कि प्रत्येक महीने की 9 तारीख को उनकी रिपोर्ट वगैरह बनाना, ठीक। अगला आ जाता है, अगली योजना आ जाती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखिए इससे पहले जो थी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान था, ठीक है। अब आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना का मतलब आप मान सकते हैं कि ये एक तरीके से उस लेडी का कह सकते हैं कि डिलीवरी हो चुकी है उसके बाद की ये योजना है, ठीक है। मातृ वंदना, अपनी माता की वंदना तो कोई तभी करेगा ना जब वो इस दुनिया में आएगा, ठीक है। और मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान, यानी कि वो माता की सुरक्षा से संबंधित है। माता यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो माता होती है, ठीक है। मतलब मैं रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका आरंभ 1 जनवरी 2017 को होगा, ठीक है। मातृशक्ति राष्ट्रभक्ति इसका स्लोगन था, मातृशक्ति राष्ट्रशक्ति, ठीक है। यह योजना देश भर के सभी जिलों में लागू है। 1 जनवरी 2017 को लागू हुई थी। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार तथा नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना है। विशेष बिंदु, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और ध्यान रखेंगे इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनने की पूरी पूरी उम्मीद है कि निम्न योजना को कौन सा मंत्रालय मतलब चलाता है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलाएगा,
ठीक है। इसके अलावा मैंने जो आपको बताया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय चलाएगा। तो जितनी भी योजना मैं बताता जा रहा हूँ, आप एक 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 कह सकते हैं कि जो नोट्स बना रहे हैं उसमें ये लिखते जाएं, तो ये लास्ट मिनट में लास्ट मतलब मिनट की जो कह सकते हैं कि ट्रिक रहती है एक तरीके से याद करने की, तो वहां पे ये काफी काम आने की आ सकता है आपको लास्ट मिनट में। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को लागू हुई थी तथा इसको कह सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको संचालित करता है। और प्रत्येक बच्चे के जन्म पर कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे के जन्म पर कुल 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। हालांकि इससे पहले ही मैं इस योजना का जिक्र कर चुका था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का। ठीक है। यह योजना उन महिलाओं पर लागू नहीं होती जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के साथ नियमित रोजगार में, यानी कि अगर आप केंद्र सरकार की कर्मचारी हैं, राज्य सरकार की कर्मचारी हैं, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ में आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो फिर इस योजना का लाभ एक तरीके से कह सकते हैं, ये जो 6,000 रुपये वो आपको नहीं मिलेंगे। कुल मिला की बात है ये। ठीक है, क्लियर। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मात्रा से कह सकते हैं कि उन महिलाओं के लिए है जो कि गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर वो महिलाएं जो स्तनपान करवा रही हैं। ठीक है। उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए, मतलब उनको कुपोषण के प्रभाव से कम करने के लिए एक तरीके से पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है। मातृ शक्ति राष्ट्र शक्ति इसका स्लोगन था। अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा परिप्रेक्ष्य। ठीक है। इसमें कुछ समस्याएं हैं, आपको ये देखना है। स्वास्थ्य क्षेत्र मौजूदा परिप्रेक्ष्य। ठीक है। यहाँ पे समस्याएं, आकार, संवैधानिक प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्र क्यों आवश्यक है, अभी तक ये कुछ सरकारी प्रयास। ठीक है। बात कर लेते हैं पहला, हालांकि ये शायद आपको ना दिखे, आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या है। सिंपल सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी है। झोला छाप संस्कृति बहुत पुरानी चली आ रही है हिंदुस्तान में, तो ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है झोला छाप डॉक्टर। ठीक है। बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की लचर कार्यप्रणाली, यानी कि आप अगर देखें तो आपके आपके यहाँ पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ पे मतलब उस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी जैसे कि आपके जो सरकारी हॉस्पिटल जैसे कि दिल्ली के या शहर के हॉस्पिटल है उनमें रहती है। हालांकि शहर के हॉस्पिटल भी अगर सरकारी हैं तब भी उनमें अलग फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, मतलब फैसिलिटी तो वही है, पर वही है कि यहाँ के जो लोग हैं या बाहर के जो लोग हैं वो थोड़ा कह सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं तो वो क्वेश्चन करना जानते हैं, लेकिन लोकल में फिर वो वही हो जाता है। पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधनों का भी अभाव है। सिंपल सी बात है, पंचायतों में पूरे उतने संसाधन भी अवेलेबल नहीं है। ये समस्याएं थी कुछ। अब बात करते हैं अगर आकार के बारे में, तो अनुमानतः 2022 तक 3 गुना बढ़ाकर इनका जो आकार है, मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है, इसका आकार अनुमानतः 2022 तक 3 गुना बढ़ाकर 133.44 बिलियन हो जाएगा। और 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च जीडीपी के लगभग 2.5% तक बढ़ाने की योजना सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान के बारे में अगर बात की जाए, तो स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय, सिंपल सी बात, जो स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी जो अधिकांश प्रावधान है वो डीपीएसपी में मौजूद है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उपलब्ध है, और जो कि कह सकते हैं न्यायालय में आप कह सकते हैं इनको चुनौती नहीं दे सकते, तथा राज्यों के ऊपर निर्भर करता है वो किस तरीके से कितने प्रावधान लागू करना चाहे कितने ना करना चाहे। ठीक है। और संबंधित जो अनुच्छेद है वो 38, 339 ई, 41, 42, 47 और 48 ए है। ठीक है। यानी कि स्वास्थ्य संविधान से स्वास्थ्य से संबंधित। बात करते हैं पंचायतों में भी शामिल स्वास्थ्य संबंधी जो प्रावधान है, जैसे कि पीने पीने योग्य पानी है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, ये भी कह सकते हैं पंचायतों में भी ये इनका उल्लेख है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक रूप से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र क्यों आवश्यक है, तो भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो की गाँव में ही रहती है। आप सभी को पता ही होगा, लगभग 69 पॉइंट कुछ प्रतिशत जनसंख्या भारत की गाँव में निवास करती है। और जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध गाँव और शहरों का स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी अंतर होता है। सिंपल सी बात है, गाँव और शहर में तो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का ही अंतर होता है, थोड़ा बहुत नहीं। अभी तक के अगर प्रयासों के बारे में बात की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण भारत में 4631 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत लगभग 5430 अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई थी। ठीक है। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना तक 4631 और पांचवी पंचवर्षीय योजना तक 5430। आज भारत में ग्रामीण अंचलों में लगभग 1,36,818 स्वास्थ्य केंद्र, 2
सॉरी 22,991 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 15,500 चिकित्सालय हैं। ठीक है, यानी कि ये अब तक की जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,36,818 स्वास्थ्य केंद्र हैं, 22,941 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 15,500 सरकारी हॉस्पिटल, जो कि एक तरीके से मान सकते हैं आप जिले लेवल पे है। ठीक है, बाकी जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय एक बार ये जो रिपोर्ट है इसको चेक कर लीजिएगा कि आपके जिले में आपके मतलब कह सकते हैं कि उस समय तक टोटल कितने हॉस्पिटल तक हो चुके हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक ही आज रखते, क्योंकि आगे भी ये सारी योजनाएं हैं, मतलब कि जो कि स्वास्थ्य से ही संबंधित है, फिर सारी ओवरलैप कर जाएंगी आपको। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। यहाँ हमने आज लगभग 5-6 योजनाओं की बात की, तो अगले वीडियो में भी हम कुछ अगली योजनाएं होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोट्स को बनाते जाएं। तो ये लास्ट मिनट जो शॉर्ट टाइम में आप याद करने की या रिवीजन करने की जो तकनीकी है, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।